हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रकाश का व्यतिकरण एक टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि व्यतिकरण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो अपने पास दो प्रकार थे व्यतिकरण के, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। कब संपोषी व्यतिकरण होता है, कब विनाशी व्यतिकरण होता है, ये सारी डिटेल हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर किसी ने पिछले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले या ये टॉपिक समझने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको कंप्लीटली ये जो टॉपिक है वो समझ में आए। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, जो प्रकाश का व्यतिकरण टॉपिक था, उसका सेकंड पार्ट है कि हमने अभी तक प्रकाश के व्यतिकरण को थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखा है। अब आज हम उसका करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस यानी गणितीय विश्लेषण। जैसे कि आपको स्क्रीन पर टॉपिक का नाम नजर आ रहा होगा, प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, यानी आप ये कह सकते हो कि प्रकाश के व्यतिकरण का मैथ्स की हेल्प से पोस्टमार्टम आज हम करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, लेकिन ध्यान रहे नीट वालों के लिए यह बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि नीट वाले ये सोचते हैं कि बायोलॉजी ले ली तो मैथ से छुटकारा पा लिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स जैसे प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण 11th क्लास में जैसे वेव, एसएचएम, अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे चैप्टर्स को देखा जाए ना, तो नीट बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैथ्स तो छोड़ी, लेकिन ये मैथ्स अपना पीछा नहीं छोड़ रही है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है मेन मैथमेटिकली रहने वाला है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही यह है कि प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो देखो, प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करने से पहले आपको सबसे पहले एक सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसे इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी दो तरंगे जिनके ताक्षणिक विस्थापन, जैसे मान लो इसका मैं मान लेता हूं y1 और इसका ताक्षणिक विस्थापन मान लेता हूं y2, ये माध्यम के किसी भी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे से मिलती हैं, तो दोनों तरंगे मिलकर एक परिणामी तरंग का निर्माण करती है। ये हो जाएगी भाई, दोनों तरंगे मिलकर एक परिणामी तरंग का निर्माण करती है, और इसी परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है y बराबर वो उन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही होता है भाई आपके तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। दो से ज्यादा हो तो दो से ज्यादा का विस्थापन ऐड हो जाएगा, लेकिन योग जो होगा वो बीजीय योग या बीजगणितीय योग नहीं होके कौन सा होने वाला है, सदिश योग। कौन सा योग होगा भाई, सदिश योग। तो यह होता है आपके तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो उनसे मिलकर बनने वाली परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है उन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसे ही तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। अब ये तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत है, ये प्रकाश के व्यतिकरण में कहां अप्लाई होता है। तो देखो, व्यतिकरण की डेफिनेशन हमने पीछे डिस्कस की है कि जब दो तरंगे जो कला संबंध स्रोत से उत्सर्जित होने वाली होनी चाहिए, जिनकी आवर्ती समान होनी चाहिए या तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए,
और आयाम लगभग समान होना चाहिए। यदि एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है तो कुछ बिंदु ऐसे जहां पर तीव्रता अधिकतम, तो कुछ बिंदु ऐसे जहां पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है, इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इसमें आपने गौर से देखा है तो एक वर्ड आ रहा है कि दोनों तरंगे माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर अध्यारोपित कर रही है। अध्यारोपण का मतलब मिल रही है, और मिलेगी तो एक परिणामी तरंग का निर्माण होगा। और इस कारण से इस जो टॉपिक है अपना गणितीय विश्लेषण, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई होगा। तो देखो शुरू करते हैं अपना मेन जो टॉपिक है आज का, प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस। देखो भाई, प्रकाश का व्यतिकरण, मैं मानता हूं कि कोई भी दो तरंगे हैं भाई आपके पास। जैसे मान लो एक तरंग यह है जिसका ताक्षणिक विस्थापन y1 है, यह मान लो S1 सोर्स से निकली है, और दूसरी है जो मान लो S2 स्रोत से निकली है और यहां पे आ रही है, इसका ताक्षणिक विस्थापन मैं मान लेता हूं y2। अब मान लो ये माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित हो रही है, तो अध्यारोपण के बाद क्या बनेगा भाई, एक परिणामी तरंग का निर्माण होगा। तो इस परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो मैं मान लेता हूं y वेक्टर। तो आपको पता है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, y वेक्टर बराबर क्या होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, यही कहता है भाई। तो देखो भाई, जो दो तरंगे हैं अब इनको हम व्यतिकरण के हिसाब से पढ़ते हैं। माना कि जो पहली तरंग है y1 वाली, इसका ताक्षणिक विस्थापन का समीकरण मैं मानता हूं y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे वाली जो तरंग है उसका मैं मानता हूं a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। यानी जो दूसरी तरंग है उसके ताक्षणिक विस्थापन का समीकरण क्या है, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये आप दो तरंगे ले रहे हैं जिनका आपको व्यतिकरण करवाना है। तो पहली तरंग ली जिसके ताक्षणिक विस्थापन का समीकरण क्या है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी तरंग है जिसके ताक्षणिक विस्थापन का समीकरण है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये मैंने दो तरंगे ले ली है भाई, जिनका आपको अध्यारोपण करवाना है और देखना है कि व्यतिकरण जब इन तरंगों का होता है तो आपको कैसे परिणामी आयाम मिलता है, परिणामी तरंग की चीजें कौन कौन सी मिलती है। तो यहां पर हमने परिणामी तरंग का आयाम मान रखा है y वेक्टर, जो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर हो जाए। यह हमने अध्यारोपण के सिद्धांत से पढ़ा है। देखो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। कोई भी तरंग होती है उसका समीकरण इस फॉर्म में लिखा जाता है भाई, यह आपने ऑक्सीलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, जहां पर जो ये y होता है ये होता है ताक्षणिक विस्थापन, यानी किसी टाइम t, जैसे टाइम t है तो इस t टाइम पर उस तरंग का विस्थापन, ताक्षणिक विस्थापन। ए जो होता है भाई ये होता है आयाम, एम्पलीट्यूड, और आयाम आप जानते होंगे जिसको अधिकतम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई तरंग है, ये मान लो ऐसे चल रही है भाई, तो देखो ये अधिकतम, इनको श्रृंग और गर्त बोलते हैं। तो अधिकतम कितनी विस्थापित हो रही है तरंग, तो इसको क्या बोलेंगे, आयाम। क्या बोलोगे भाई इसको, आयाम। फिर अपना आता है साइन के बाद जो भी पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कला कोण। क्या बोलेंगे भाई, कला कोण, ये ध्यान रखना है। फिर जो ओमेगा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोणीय आवर्ती। क्या बोलेंगे, कोणीय आवर्ती। ये कुछ बेसिक जानकारी आपको इससे रिलेटेड होनी चाहिए। और आप जानते हो ओमेगा के लिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, या आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन टी।
ये कुछ बेसिक चीजें हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले की। ओमेगा कोणीय आवर्ती बराबर 2 पाई एफ, जहां पर एफ क्या होती है, आवर्ती, और टी क्या होता है भाई, आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले आपने जो इक्वेशन ली है वो है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, यानी पहली तरंग के विस्थापन का समीकरण क्या है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी का है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी पहली तरंग और दूसरी तरंग में फाई क्या है भाई, कलांतर। फाई को यहां पे क्या बोला जाता है, कलांतर, यानी कला कोणों का अंतर है, कला कोणों का अंतर है। देखो ये तरंगे कैसी हैं, इनको अगर ग्राफिकल सिस्टम से देखा जाए, इधर मैं टी ले रहा हूं और इधर मैं वाई ले रहा हूं भाई। पहली जो तरंग है वो ओमेगा टी एंगल पर मानता हूं मैं, मान लो ये है, जिसका आयाम कितना है भाई, a1 है। दूसरी तरंग है वो देखो ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका मतलब जो दूसरी सेकंड वाली तरंग है वो पहली वाली तरंग से कितनी आगे हैं, फाइव एंगल आगे हैं। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करूंगा तो ये कहीं फाइव एंगल आपको आगे नजर आएगी, किससे भाई, दूसरे वाली से। तो ये जो एंगल है ये आएगा फाई, और इसी को क्या बोलते हैं, कलांतर। क्या बोलेंगे भाई, कलांतर, कला कोण का अंतर। और इसका जो आयाम है इसको मैं मान लेता हूं a2। अब देखो ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ये भी फाई होगा। इस प्रकार से दो प्रकाश की तरंगे हैं वो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर सुप्रीम पोज कर रही है, अध्यारोपित हो रही है। तो देखो सबसे पहली चीज जो है वो है परिणामी तरंग का विस्थापन। सबसे पहली जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वो क्या है, परिणामी तरंग का विस्थापन, या आप ये कह सकते हो परिणामी तरंग के ताक्षणिक विस्थापन का समीकरण, जब दोनों तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर मिलती है। ये दोनों तरंगे माध्यम में जैसे मिलेगी तो मिलने के बाद एक परिणामी तरंग बनाएगी, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है। तो उसका विस्थापन जैसे हमने माना है y बराबर क्या था, y1 प्लस y2। अब देखो इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू आपके पास है a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब देखो यहां पर मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ रहा है भाई। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये साइन a प्लस बी के फॉर्म में है मेरे पास। तो इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म में लिख सकते हो भाई। तो देखो अगर मैं इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करूं तो देखो y इज इक्वल टू आ जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2। इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में प्रसारित करूं तो यह आ जाएगा साइन ओमेगा टी साइन ए कोस बी यानी कोस फाइव प्लस कोस ए यानी कोस ओमेगा टी और साइन बी यानी साइन फाइव। इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे इसको। तो देखो आगे y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो यह बन जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा तरीके से लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू a1, सबसे पहले चीज है देखो इसमें भी साइन ओमेगा टी और इसमें भी साइन ओमेगा टी, दोनों में कॉमन आ जाएगा। अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा रे, a1 प्लस a2
cos फाई, ये तो बाहर आ जाएगा और कॉमन क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। भाई इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन ओमेगा टी यहां है, साइन ओमेगा टी ये है, तो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, यहां बच गया a1, यहां पर कितना बच गया a2 cos फाई, प्लस इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा से तरीके से लिख देता हूं, फाई वाले पोर्शन को पहले लिख देता हूं और बाकी को बाद में cos ओमेगा टी। अब देखो हमें बनाना है परिणामी तरंग, तो परिणामी तरंग के विस्थापन जुड़ेंगे तो आयाम भी तो जुड़ेंगे। भाई y1 प्लस y2 कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो जुड़ ही रहे हैं। तो यहां पर देखो परिणामी तरंग के लिए जहां a1 प्लस a2 cos फाई को आपको मानना पड़ेगा परिणामी तरंग के लिए, मैं मान लेता हूं कैपिटल है, कोस है तो इधर कोस लोगे, और परिणामी तरंग के लिए जो कला कोण है उसको आप ले लो थीटा, कोस थीटा। यानी आपने a1 प्लस a2 cos फाई को क्या मान लिया है भाई, कैपिटल A cos थीटा, क्योंकि ये दोनों एड हो रहे हैं तो ये मानना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से वे a2 sin फाई को मैं मान रहा हूं कैपिटल A, साइन है तो साइन लो और फिर थीटा। देखो परिणामी तरंग बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप इनको परिणामी तरंग के आयाम और परिणामी तरंग के कला कोण या कलांतर के रूप में एज्यूम करो, यह जरूरी है। अब देखो अगर a1 प्लस a2 cos फाई को पूरे को मैंने a cos थीटा मान लिया है, a2 sin फाई को मैंने a sin थीटा मान लिया है, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बराबर a1 प्लस a2 cos फाई की जगह में a cos थीटा लिख सकता हूं और बचा है साइन ओमेगा टी प्लस, इसी तरीके से a2 sin फाई की जगह में a sin थीटा लिख सकता हूं और बचा cos ओमेगा टी, ये आपके पास बचा है भाई। अब देखो इन सब में से दोनों जो टर्म्स है उनमें से क्या आपको a कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, a कॉमन लोगे तो देखो इसको मैं थोड़ा सा ओमेगा टी को पहले ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप कहोगे सर ले क्यों रहे हो, क्योंकि हमें इक्वेशन हमेशा साइन ओमेगा टी प्लस के फॉर्म में मिलती है, इसलिए ओमेगा टी को पहले ले लो। इसी तरीके से cos ओमेगा टी साइन थीटा, ये आ गए भाई कॉमन। अब देखो रे भाई ये वापस क्या बन रहा है रे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन रहा है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ले सकते हो या नहीं। और ये आ गई भाई आपके पास परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण। ये क्या है भाई आपके पास, परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण, यह आपको ध्यान में रखना है। परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण आ गया है भाई आपके पास, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां y क्या है परिणामी तरंग का विस्थापन, a क्या होगा भाई परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, और ओमेगा टी प्लस थीटा क्या हो जाएगा परिणामी तरंग का कला कोण, परिणामी तरंग का कला कोण। कला कोण ये चीज, तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने पहली चीज निकाली है परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण। तो देखो क्या किया है भाई, हमने दो तरंगे ली थी, हमने y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां पर फाई दोनों तरंगों के बीच में कलांतर है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। अब देखो दोनों तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर मिलेगी, तो देखो मिलेगी तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, y बराबर y1 प्लस y2। दोनों को हमने मैथमेटिकली सोल्व किया, दो टर्म्स ये आपको याद रखने हैं भाई, a1 प्लस a2 cos फाई को a cos थीटा एज्यूम किया है
और a2 साइन फाई को हमने एज्यूम किया है a साइन थीटा। तो देखो अपने पास जो परिणामी तरंग है उसका विस्थापन का समीकरण निकल के आया है a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह अपनी पहली चीज कंप्लीट हुई। अब सेकंड हम बात करेंगे भाई परिणामी तरंग के आयाम की। परिणामी तरंग का आयाम, देखो भाई परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, देखो कहां से आएगा। हमने अभी जस्ट पीछे कुछ चीजें मानी है भाई, क्योंकि परिणामी तरंग का आयाम आपने वही माना है, आपने माना है a1 प्लस a2 cos फाई बराबर आपने माना है a cos थीटा, और सेकंड a2 साइन फाई बराबर आपने माना है a साइन थीटा। ये दोनों चीजें ही मानी है भाई आपने। इन्हीं के आधार पर हम निकालेंगे परिणामी तरंग का आयाम। देखो भाई इन दोनों को देख के अगर आपसे कहें परिणामी तरंग का आयाम कौन सा है, ए ही तो है, ए निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो। देखो आप इनका अगर स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो क्या आपको चांस लग रहा है क्या, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ो भाई देखें पहले वर्ग करना है और फिर जोड़ना है। सबसे पहले इसका वर्ग करके जोड़ते हैं, इधर वाले पोर्शन को ले लो पहले, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसका वर्ग करके जोड़ना है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक तरफ LHS और दूसरी तरफ RHS। फिर इधर करो भाई a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर, और इसमें ऐड करना है a2 साइन फाई का स्क्वायर। यही तो किया हमने, दोनों तरंग जो आपके पास आपने मान रखा है उनमें दोनों का स्क्वायर करके आपने जोड़ दिया है। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखो इसको मैं a प्लस बी के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकता हूं, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई बी का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस इसका स्क्वायर है तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा। इधर देखो भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर। इधर देखो मेरे पास दो टर्म्स ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पर कुछ चेंजेस करने का मेरा मन कर रहा है कि इधर कोस स्क्वायर फाई है, इधर साइन स्क्वायर फाई, तो अगर इनमें से मैं a2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये 1 होने का चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो देखो a1 स्क्वायर प्लस इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं a2 स्क्वायर, तो बचेगा क्या कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और बाकी जो बचा है उसको है जैसे लिख दो 2a1 a2 cos फाई। अब देखो भाई ये क्या बन गया, इज इक्वल टू 1 बन गया ये, तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये आपके पास आ गया भाई a स्क्वायर की वैल्यू। इधर से अगर मैं a निकालना चाहूं तो a बराबर इधर रूट लग जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये वही फॉर्मूला आपके पास आ गया है परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र, क्योंकि a ही तो माना था हमने परिणामी तरंग का आयाम। देख लो परिणामी जो तरंग है उसका आयाम कितना है, a ही तो है, तो a हमने निकाल दिया है भाई, a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम। यानी जब y1 और y2 विस्थापन वाली तरंगे दोनों मिलती हैं, अध्यारोपित रहती है, तो एक परिणामी तरंग बनाती है, और उस परिणामी तरंग का आयाम a कितना होता है, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। a1 क्या है,
फर्स्ट तरंग का आयाम, यही था भाई A1 पहली तरंग का आयाम। A2 क्या है? सेकंड तरंग का आयाम। देखो कई बार क्या होता है, आपको फॉर्मूला तो याद होता है लेकिन चीजें क्या होती है ये पता ही नहीं चलता। और फाई क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड तरंगों के मध्य कलांतर। क्या है भाई? कलांतर, कला कोणों का अंतर। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके पास आ गया परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र, a इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव। ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है ये, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव। अब देखो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं परिणामी तरंग का, परिणामी तरंग के लिए कलांतर की बात करते हैं। परिणामी तरंग के लिए कलांतर कितना है भाई? देखो आपने क्या माना था? A1 प्लस A2 कोस फाइव बराबर क्या माना था रे भाई? A कोस थीटा। और A2 साइन फाइव बराबर क्या माना था? A साइन थीटा। तो परिणामी तरंग के लिए जो कलांतर है वो क्या है? थीटा ही तो आया था। देखो देखे पीछे वाली इक्वेशन में, ये रहा। कितना भाई कलांतर है? पहली तरंग से थीटा ही तो है। तो इस थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो देखो आपके पास ये दोनों हमने चीजें मान रखी, जो मानी है वो बहुत काम की चीजें भाई। देखो इनसे हमने आयाम निकाल लिया, अब हम थीटा निकालेंगे। देखो थीटा, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसको इक्वेशन सेकंड, तो अगर इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट से, तो देखो क्या बनने वाला है भाई? A साइन थीटा अपॉन A कोस थीटा, और इधर हो जाएगा A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाइव। ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया भाई टेन थीटा बराबर A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाइव। तो यहां से अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? टेन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाइव। ये आपके पास आ गया भाई फॉर्मूला। किसका आ गया? परिणामी तरंग के लिए जो कलांतर है उसका फॉर्मूला आ गया है, थीटा बराबर टेन इनवर्स A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाइव। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप टेन थीटा फॉर्म में लेके चलो तो ये फॉर्मूला थीटा निकालना है तो इधर आके क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। तो देखो आपके पास दो फॉर्मूले अभी तक आए हैं, तीन चीजें हमने फाइंड आउट कर ली एक्चुअल में। पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? परिणामी तरंग का विस्थापन। तो परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण अपने पास क्या आया था? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। सेकेंड हमने परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला निकाला, a इज इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव। फिर हमने निकाला परिणामी तरंग के लिए जो कलांतर थीटा है, इसका फॉर्मूला आया है आपके पास टेन इनवर्स A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाइव। ये तीन चीजें हमने अभी तक फाइंड आउट की है और तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज ध्यान रखना आप। अब देखो भाई, आपको ये लगा होगा सर हमें जैसे कंपटीशन वाले हैं तो इतने डेरिवेशन से हमें क्या मतलब है, लंबा चौड़ा ये वो 2-3 पेज भर रहे हो, क्या मतलब है सर इनका? तो देखो अब बात करते हैं एक मैजिक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, जिसके बेस पर
हम इन जो फॉर्मूले आपके पास आए इनको 1 सेकंड में निकालेंगे। देखो कैसे। मुझे एक चीज आप बता दो सारे कि अपने पास जैसे दो वेक्टर होते हैं भाई, एक जैसे ए वेक्टर हो गया, दूसरा हो गया जैसे मान लो बी वेक्टर। ये दोनों मान लो थीटा एंगल पर है, तो इनका जो परिणामी आता है वो इधर ही आता होगा। अरे याद होगा सबको 11th क्लास फिजिक्स। वेक्टर आर वेक्टर बराबर क्या आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, समांतर चतुर्भुज के नियम से। और इस आर का जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो फॉर्मूला आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यही आता है भाई, सबको याद है। अब देखो यहां पर अगर ये परिणामी इसके साथ मान लेते हैं एल्फा एंगल बनाता है, तो आपने टेन एल्फा का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अगर ये आपके कंप्लीट है तो ऐसे मान लो भाई दोनों फॉर्मूले चुटकी बजाते ही आपके सामने। देखो कैसे। मैं मान लेता हूं कि पहली तरंग का जो आयाम है वो इधर a1 है, दूसरे का मैं वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं a2 यहां पे। ठीक है भाई, जैसे ए बी वेक्टर ले रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, फाई। यही था, दोनों के बीच कलाई। अगर इसको मैं ओमेगा टी पर यहां ले रहा हूं तो ये ओमेगा टी से कितना आगे है, फाई एंगल आगे है। इनका अगर मैं परिणामी निकालू रिजल्टेंट, जो आपने कितना माना है ए, तो क्या आएगा रे, ए बराबर इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, बीच वाला एंगल। तो देखो ए बराबर ए की जगह a1 स्क्वायर प्लस बी की जगह a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, थीटा की जगह हमने यहां पे क्या मान रखा है, फाई, और इसका रूट। क्या यही फॉर्मूला है या नहीं है रे परिणामी आयाम का? देख लो भाई सारे के सारे, ये रहा परिणामी आयाम का, यही फॉर्मूला है। तो देखो सीधा सा आ गया या नहीं आ गया। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं इस परिणामी का मानता हूं कि a1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल जैसे हमने मान रखा है, ओमेगा टी से कितना थीटा एंगल आगे हैं, तो देखो टेन थीटा बराबर, कंपैरिजन कर दो अल्फा वाले से इससे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। देखो बी की जगह कौन है, ए टू साइन थीटा, थीटा की जगह देखो अपने इसमें कितना क्या मान रखा है, फाई, तो ए2 साइन फाई अपॉन ए1 प्लस ए2 कोस फाई। देख लो भाई थीटा का फॉर्मूला ये है या नहीं है, देखो पीछे जाके, ये रहा a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। तो ये देखो सीधी सी ट्रिक है जिनसे आप परिणामी तरंग का आयाम और जो एंगल थीटा है वो आप शॉर्ट तरीके से आप माइंड में रख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अपने पास परिणामी तरंग का विस्थापन आ गया, परिणामी तरंग का आयाम आ गया, परिणामी तरंग का जो कलांतर है वो आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता। परिणामी तरंग की तीव्रता, देखो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या कहती है भाई। मान लो पहली तरंग की तीव्रता जो फर्स्ट तरंग थी, फर्स्ट तरंग, उसकी तीव्रता मैं मान रहा हूं I1। सेकंड तरंग की जो तीव्रता है वो मैं मान लेता हूं I2, और परिणामी तरंग की तीव्रता मैं मान लेता हूं, परिणामी तरंग की जो तीव्रता है मैं मान लेता हूं I। कितनी मान लेते हैं भाई, I। अब यदि तरंगे, देखो एक केस ध्यान रखना, यदि तरंगे कला असंबद्ध हो, कैसी हो भाई, कला असंबद्ध हो, तो I बराबर सीधा हो जाएगा I1 प्लस I2। देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यदि तरंगे कैसी हो, कला असंबंध हो। मैंने बताया भाई पिछले वीडियो में, जाके देख लेना कला असंबंध और कला संबंध क्या होते हैं। तो कला असंबंध होता है उनके लिए परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर क्या होगी, I1 प्लस I2, यानी दोनों तरंगों की तीव्रताओं को जोड़ दो तो आपको परिणामी तरंग की तीव्रता मिल जाएगी। लेकिन आपको पता है कि अपना जो व्यतिकरण है वो कैसे स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के लिए होता है, कला संबंध के लिए। तो देखो कला संबंध तरंगों के लिए देखो भाई, एक रिलेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी जो तीव्रता होती है ये आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा भाई, तीव्रता आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। यानी आई, अगर मैं प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाऊं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है के ए स्क्वायर। ये क्या है भाई, एक नियतांक है। इसका मतलब I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, के ए स्क्वायर। यहां पर ए क्या है भाई, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, क्योंकि हमें निकालना क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता है तो निकालनी है, तो आयाम भी कौन सा यूज होगा, परिणामी तरंग। और I क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो ये आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो देखो आपके पास एक रिलेशन आ गया I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अब देखो भाई पीछे जाके अभी अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। अभी जस्ट किया है भाई, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो रूट आता है, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए, तो ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया या नहीं, बस क्या करना है, सीधी वैल्यू पुट कर दो। तो I इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। अब देखो अगर मैं इस k को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यह हो जाएगा के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 कोस फाई। अब भाई एक चीज ध्यान रखना कि अगर I है वो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं फर्स्ट तरंग की बात करूं, पहली तरंग जिसकी आपने तीव्रता I1 मानी है, तो बताओ ये किसके समानुपाती होगी, इसके आयाम के, और इसका आयाम कितना था, A1 स्क्वायर। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं I1 बराबर के A1 स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट तो वही रहेगा या नहीं रहेगा। तो I1 बराबर क्या आ गया, के A1 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर सेकंड तरंग की बात करूं मैं, तो सेकंड तरंग की तीव्रता हमने क्या मानी है, I2, तो ये किसके समानुपाती होगी, इसके आयाम, इसका आयाम कितना है, A2। यहां से I2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, के A2 स्क्वायर आएगा या नहीं। अब देखो आपका जो फॉर्मूला है I बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 कोस फाई, जहां पर के A1 स्क्वायर चलो I1 बन जाएगा, के A2 स्क्वायर I2, लेकिन इनका अपने पास कुछ तोड़ नहीं है। तो देखो इनका तोड़ निकालते हैं कुछ। देखो कैसे कर सकते हैं भाई, अगर मैं इस फॉर्मूले में I बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इस k को मैं ऐसे लिख दूं तो रूट के A1 रूट के A2 कोस फाई, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या रे, बिल्कुल भी फर्क है नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट के इंटू रूट के इंटू के स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वापस के आ जाएगा या नहीं। अब देखो भाई यहां से अगर मैं दोनों तरफ रूट लेता हूं तो यह हो जाएगा रूट I1 बराबर रूट के A1 होगा या नहीं होगा रे। इसी तरीके से इसके दोनों तरफ रूट लेता हूं तो मैं रूट I2 इज इक्वल टू रूट के A2।
ये हुई ना बात, आ गया भाई जुगाड़ सीधा सा। तो देखो अब क्या लिख सकते हो आप, तो आपके पास I इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर, के ए वन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, I1 प्लस के ए टू स्क्वायर, के ए टू स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, I2 प्लस 2 रूट के ए वन की जगह क्या लिख सकते हो, ये रहा भाई रूट I1। इसी तरीके से रूट के ए टू की जगह क्या लिख सकते हो, रूट I2 और बचा क्या, कोस फाई। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया भाई परिणामी तरंग की तीव्रता का। किसका फॉर्मूला आ गया है, परिणामी तरंग की तीव्रता का। जहां आई क्या हो जाएगी, परिणामी तरंग की तीव्रता, I1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट तरंग की तीव्रता, सेकंड क्या हो जाए, I2 क्या हो जाएगा, सेकंड तरंग की तीव्रता, और कोस फाई आप जानते ही हो, जहां फाई क्या होता है, दोनों तरंगों के मध्य कलांतर, क्या होता है, कलांतर होता है। तो देखो आज हमने व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण किया है, जिसमें अभी तक व्यतिकरण की कोई स्पेशल कंडीशन नहीं आई है भाई। अभी तक हमने यह देखा है कि जब कोई भी दो तरंगे मिलती हैं तो वो किस प्रकार से अध्यारोपित होकर एक नवीन तरंग का या परिणामी तरंग का निर्माण करती है। उस परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर हमने देखा कि जो परिणामी तरंग बनेगी उसका आयाम क्या होने वाला है, तो वो है रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। थर्ड चीज, परिणामी तरंग का कलांतर क्या होने वाला है, तो थीटा बराबर हमने देखा टेन इनवर्स बी, बी की जगह क्या यूज किया था हमने, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। फिर हमने इसके बाद देखा कि जो परिणामी तरंग आती है उसकी तीव्रता क्या आती है, तो ये आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। ये हमने चार इक्वेशंस फॉर्मूले हमने आज निकाले हैं। इन चारों फॉर्मूलों पर ही पूरा का पूरा व्यतिकरण डिपेंड करेगा। देखो क्यों, क्योंकि आयाम जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कलांतर पर। यह भी किस पर डिपेंड कर रहा है, कलांतर पर। और तीव्रता भी किस पर डिपेंड कर रही है, कलांतर पर। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो व्यतिकरण होता है ये दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। क्या होता है भाई, संपोषी, और एक कौन सा होता है, विनाशी। और कब तो संपोषी होगा और कब विनाशी, तो ये हमने देखा कि संपोषी तब होता है जब तरंगे कैसी अध्यारोपित हो रही हो, समान कला में। और समान कला में अध्यारोपित हो रही है तो समान कला में कब होती है, जब जो कलांतर होता है वो क्या होता है रे, पाई का समगुणक। क्या होता है, पाई का समगुणक। इसी तरीके से हमने इधर देखा था कि विनाशी कब होता है, जब तरंगे कैसी हो, विपरीत कला में। और तरंगे विपरीत कला में कब होती है, जब कलांतर क्या हो, पाई का विषम गुणक। इसका मतलब देखो दोनों चीजों को रिलेट करो एक दूसरे से। इधर व्यतिकरण संपोषी होगा या विनाशी, किस पर डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली फाई पर डिपेंड कर रहा है ना। जैसे जैसे कलांतर होगा दोनों तरंगों के मध्य, वही चीज डिसाइड करेगी कि संपोषी होगा या विनाशी। और इधर देखो गणितीय विश्लेषण के तहत आयाम क्या आएगा, तीव्रता क्या आएगी, एंगल क्या आएगा, ये सारी चीजें भी किस पर डिपेंड कर रही है, इसी कलांतर पर। अब इन दोनों चीजों को रिलेट करके हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को डिस्कस करेंगे। अब देखो एक चीज इसमें और, अपने पास यदि मैं मानूं, एक कुछ केस ध्यान रखना, मैं मानता हूं कि यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हो, मैं ए मान लेता हूं, यानी दोनों तरंगे हैं वो समान आयाम की है, तो देखो परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा भाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। अगर a1 और a2 बराबर है तो देखो
मैं ए मान सकता हूं इसकी जगह ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कोस 5। ए इज इक्वल टू ये आ गया भाई आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर कोस 5। इसको आप लिख सकते हो रूट 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस कोस 5। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है रे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से मैं अगर कोस थीटा लूं तो इधर क्या हो जाएगा रे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हो या नहीं। देखो 2 थीटा का आधा थीटा है तो इधर थीटा का आधा थीटा बाई 2। तो यहां से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालना चाहूं तो क्या मैं 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूं रे इसको। देखो सेम चीज अप्लाई हो रही है यहां पे, यानी 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 है ना, तो 2a स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बन गया आपके 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 4 का रूट तो हो गया 2, रूट से कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ गया भाई कोस 5 थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। कब, कई बार क्या होता है दोनों के आयाम सेम दिए हुए होते हैं, यदि दोनों तरंगों के आयाम सेम हो तो परिणामी तरंग का आयाम डायरेक्टली कितना आ जाएगा भाई 2a कोस थीटा बाई 2। अच्छा 5 है, 5 ध्यान रहे भाई 5 दे रखा है थीटा नहीं, 5 एंगल है तो क्या आ जाएगा 5 बाई 2। तो परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का आयाम जब दोनों तरंगों के आयाम समान हो तो a बराबर कितना आता है 2a कोस 5 बाई 2। इसी तरीके से अपने पास फॉर्मूला था tan थीटा बराबर a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 कोस 5। देखो tan थीटा बराबर, अगर a1 और a2 बराबर हो, जिसको हमने क्या मान रखा था a, तो देखो क्या होगा a साइन 5 अपॉन a प्लस a कोस 5। tan थीटा इज इक्वल टू a साइन 5 अपॉन, इनमें से देखो कॉमन क्या आ गया a, बच गया 1 प्लस कोस 5। tan थीटा इज इक्वल टू, देखो a से a कैंसिल हो गया भाई, बचा क्या साइन 5 अपॉन 1 प्लस कोस 5। अभी अगर आपने देखा है तो जस्ट हमने 1 प्लस कोस 5 को फाइंड आउट किया भाई, क्या लिखा था 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, यही लिखा था। अब इसका मतलब साइन को ऐसे कुछ चेंज करो ताकि ये कट जाए। तो आपको पता है देखो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है रे 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है या नहीं। अगर इधर मैं साइन थीटा ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्लियर है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई की जगह 5 बाई 2 कोस 5 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा तुम्हारे tan 5 बाई 2। और देखो tan इधर इनवर्स में जाएगा तो मैं इधर लिख रहा हूं रिजल्टेंट जो पॉइंट है वो क्या आ रहा है थीटा बराबर आ रहा है 5 बाई 2। ये भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो तो परिणामी तरंग का जो कलांतर आएगा वो दोनों तरंगों के कलांतर का हमेशा कितना आएगा आधा 5 बाई 2 आएगा। तीसरी चीज हमने फाइंड आउट किया है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस 5।
अगर इसमें I1 किसके बराबर हो, I2 के, तो मैं ये मान लेता हूं I0 मान लूं, क्योंकि I इधर मान रखा है हमने। अगर ये कंडीशन है तो देखो I बराबर आ जाएगा ये I0 प्लस 2 रूट आई नोट कोस फाइव। I इज इक्वल टू आई नोट प्लस आई नोट कितना हो जाएगा, 2I0 प्लस 2I0 का स्क्वायर का रूट यानी वापस I0 कोस 5। 2I0 देखो कॉमन आ रहा है तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, 2I0 1 प्लस कोस 5। और अभी जस्ट आपने निकाला है कि 1 प्लस कोस 5 कितना होता है भाई, I इज इक्वल टू 2I0 1 प्लस कोस 5 आपने अभी निकाला है 2 कोस स्क्वायर 5/2। तो ये टोटल कितना बन गया, 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है जब दोनों तरंगों की तीव्रता क्या हो, समान। तो देखो लास्टली हमने एक कंडीशन देखी है कि अपने पास आयाम का जो फॉर्मूला था वो ये था, यदि दोनों के आयाम बराबर हो दोनों तरंगों के, तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2a cos 5/2, और जो एंगल थीटा है वो आप लिख सकते हो 5/2। और थर्ड में यदि तीव्रता का फॉर्मूला अपने पास ये आया था, और यदि दोनों तरंगों की तीव्रता सेम हो तो आप क्या लिख सकते हो भाई, I इज इक्वल टू 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। तो आज की जो क्लास है वो करते हैं हम यहीं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहां तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हमने व्यतिकरण से रिलेटेड गणितीय विश्लेषण स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हमने तरंगों का अध्यारोपण देखा है। अब ये जो सारी चीजें हैं इनको और व्यतिकरण को मिलाकर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।